हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूकन एस्पेरेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्वेश्चन पेपर मैंने फुली सॉल्व करा है, इसी चैनल जूकन एस्पेरेंस पे मैंने अपलोड करा है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उधर से जाके वॉच कर सकते हैं। एंड ये वीडियो हर एक एस्पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, खासकर जेके पीएससी एस्पेरेंट्स, बीपीएससी एस्पेरेंट्स, क्योंकि इनका सिलेबस और पैटर्न यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है। एंड मेरा मोटिव सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताना नहीं है, बल्कि एग्जैक्ट आंसर्स बताना और उनकी फुली एक्सप्लेनेशन भी देना। एंड इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोस आपके लिए लाऊं। So without wasting our time, let's start our discussion. This is our set A. Question number 1, consider the following statements. हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासिस थ्रू बुलर लेक। यस, झेलम रिवर हमारे कहाँ पे है? श्रीनगर में है और ये है बुलर लेक से पास करती है। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट। देन कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। क्या डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक में? नो, कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक। कोलेरू लेक कहाँ पे? हमारे आंध्र प्रदेश में। और इसको कौन फेड करता है? सीजनल बुढ़ामेरू एंड तामिलेरू स्ट्रीम्स। ठीक है, कनेक्शंस है इसके कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में हमारी क्या लोकेट करती है? कोलेरू लेक। ठीक है, तो लेकिन डायरेक्टली फीड नहीं करती है कृष्णा रिवर इसको। हमारी सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। देन मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। जैस कन्वर लेक किसकी मेंडरिंग से बनी है? गंडक रिवर की। थर्ड भी क्या हमारी करेक्ट? तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है? 2। वी इज अवर राइट आंसर। तो क्या होती है मेंडरिंग? जैसे ये एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि रिवर अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, इस वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सेपरेट, और ये हमारी क्या बन जाएगी? एक ऑक्सबो लेक। ठीक है, और ये रिवर फ्लो कर रही है। जैसे ये गंडक रिवर है और हमारी कौन सी लेक बन गई है? कन्वर लेक। कन्वर लेक कहाँ पे है? हमारी बिहार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पोर्ट दिए हैं हमें और किसके लिए फेमस है? कामाराजर पोर्ट क्या हमारा फर्स्ट मेजर पोर्ट है इंडिया का जो रजिस्टर हुआ है एज ए कंपनी? यस, देखो, द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज ए कंपनी इज कामाराजर पोर्ट, जिसको कि इन्नोर पोर्ट भी बोलते हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट है करेक्ट। देन मुंद्रा पोर्ट क्या लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है इंडिया का? यस, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया इज मुंद्रा पोर्ट। और कहाँ पे है मुंद्रा पोर्ट? हमारा गुजरात में, जिसको कि डेवलप किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। सेकंड इज आल्सो अवर करेक्ट पेयर। थर्ड, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है? नो। कौन सा है हमारा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? हमारा नवी मुंबई में। विशाखापट्टनम नहीं है। ठीक है, थर्ड इज अवर रॉन्ग पेयर। देन कितने पेयर्स हमारे करेक्टली मैच्ड है? करेक्टल को हमारा क्या करो? करेक्ट को सर्कल। ठीक है, तो हमारे कितने हैं? बी, ओनली 2 पेयर्स। ये आप देख सकते हैं हमारे 13 मेजर पोर्ट है ना इंडिया में। कौन कौन सा है? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, इन सभी पोर्ट्स को आप पढ़ लेना। ठीक है, इन्नोर पोर्ट ये है, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? विशाखापट्टनम पोर्ट हमारा आंध्र प्रदेश में, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, और ये हमारे इंटरनेशनल मेजर सी पोर्ट और इंटरनेशनल सी पोर्ट। इंटरनेशनल को ब्लू के साथ टिक करा है, जैसे कृष्णापट्टनम है। ठीक है, मेजर सी पोर्ट, इनको एक बार आप पास करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर दी फॉलोइंग ट्रीज। हमें ट्रीज दिए हैं 3 और हाउ मैनी ऑफ दी अबव आर डेसिडुअस ट्रीज हैं। ठीक है, कौन से ट्रीज है? डेसिडुअस। डेसिडुअस ट्रीज कौन से होते हैं? जो अपने लीव्स एनुअली मतलब साल में एक बार क्या करते हैं? शेड करते हैं। ठीक है, ड्राई सीजन में, और ग्रो करते हैं न्यू लीव्स विद दी ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। तो ये हमें पूछा कौन कौन से डेसिडुअस सीड्स हैं, ट्रीज हैं। ठीक है, फर्स्ट महुआ सीड्स। महुआ ये है हमारे महुआ हमारे क्या है? डेसिडुअस है। देन टीक, ये हमारा टीक। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा है? डेसिडुअस
ट्री है, ठीक है, ये भी अपना साल में एक बार लीव्स शेड करते हैं। जैक फ्रूट, ये कौन सा हमारा जैक फ्रूट, और जैक फ्रूट हमारा डेस्ट्रियस ट्रीज नहीं है क्योंकि ये कौन सा है, एवरग्रीन, मीन्स कि साल में कभी भी पत्ते अपने शेड नहीं करता है। सो टीक है लेकिन जैक फ्रूट नहीं है। बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, इंडिया हैज़ मोर अरेबल एरिया देन चाइना। अरेबल एरिया कौन सा होता है, एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में क्या ज़्यादा है, येस। इंडिया की कितनी है 50% और चाइना की कितनी है हमारी 13%। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द proportion ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। नो डाउट हमारे इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो इरीगेशन वाला एरिया है ना वो चाइना में ज़्यादा है, ना कि इंडिया में। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में रिवर्स हैं, मानसून से बारिश हो जाती है, लेकिन चाइना में ज़्यादातर का क्या होता है, इरीगेशन से ही एग्रीकल्चर किया जाता है। देन एवरेज प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टर है इंडिया में वो क्या हायर है देन चाइना। नो, चाइना की ये एवरेज प्रोडक्टिविटी हायर है। ठीक है, क्यों? देख सकते हो आप 2.4 टन्स फॉर राइस, 3 टन्स फॉर वीट कहाँ है, इंडिया में है, और चाइना में क्या है 6.7 टन्स फॉर राइस एंड 5 टन्स फॉर वीट। क्यों? इसका रीज़न क्या है, क्योंकि चाइना में जो मॉडर्न हमारे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो थर्ड इज रॉन्ग, ओनली कितने पेयर करेक्ट हैं, 1। ए इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। मार्शलैंड क्या होता है, कच्छ भूमि। तो इसका आंसर है हमारा रन ऑफ कच्छ। कौन है रन ऑफ कच्छ? गुजरात में यूनिक इकोसिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सी लेवल फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिससे क्या होता है, मार्शलैंड बनता है। रेनी सीजन में फ्लड्स आती हैं इधर, और ड्राई सीजन में इवेपोरेशन होता है, एक साल्ट का मार्शलैंड बन जाता है। ठीक है, 5th डी इज अवर राइट आंसर। 6th, लिमिनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following। किसका रिच सोर्सेस हैं ये वाले? ठीक है, किसके और हैं? ये है हमारे टाइटेनियम के। देखो जैसे लिमिनाइट का फार्मूला है FeTi, टाइटेनियम O3। रूटाइल का है TiO3, तो किसके हैं? टाइटेनियम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट 3/4 मीन्स 75% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by। कौन प्रोड्यूस करता है 3/4 ऑफ कोबाल्ट? तो ये करता है हमारा सी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अकाउंट्स फॉर 74% ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट आउटपुट। ठीक है, 74%। सेकेंड कौन करता है? इंडोनेशिया 7% ओनली, देन रशिया 4% ओनली। और कोबाल्ट किस में यूज़ करा जाता है? वेरियस कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और मिलिट्री एप्लीकेशंस हैं इसकी। एंड बैटरीज जो सेल फोन्स की, लैपटॉप्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसके लिए यूज़ करा जाता है। ये डाटा है हमारा US जियोलॉजिकल सर्वे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कांगो बेसिन। कांगो बेसिन की कौन सी कंट्री इनमें से पार्ट है? ये है हमारा नाइजीरिया, ये है हमारा कांगो बेसिन। ठीक है, देन साउथ सूडान भी नहीं है, नाइजीरिया भी नहीं है, जुगांडा भी नहीं है, सिर्फ कौन सा है हमारा? कैमोरिन, क्योंकि ये डार्क ग्रीन में आ रहा है। ठीक है, तो ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप कंट्रीज देख लेना एक बार कौन कौन सी हमारी कांगो बेसिन में आती है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अमरकंटक हिल्स आर एट दी कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ये हमारी विंध्या रेंजेस, ये हमारी सह्याद्री रेंजेस। सह्याद्री रेंजेस कौन सी होती है? वेस्टर्न घाट्स। और हमारा अमरकंटक है यहाँ पर, तो क्या है कन्फ्लुएंस में? नो, फर्स्ट इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट। देन विलीगिरी रंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ये हमारी सतपुरा रेंज, ये है सतपुरा। ठीक है, इसका ईस्टर्न मोस्ट, ये है ना ईस्टर्न, ये है वेस्टर्न, ये है ईस्टर्न। क्या ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है बिलीगिरी रंजन हिल्स लोकेटेड साउथ वेस्टर्न कर्नाटका। ठीक है, ब्रिज बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ना कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। ठीक है, तो 2 हमारा है रॉन्ग। देन सियाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या इधर है हमारी सियाचलम हिल्स? नो, कहाँ पर है? ये देखो, ये हमारी ईस्टर्न घाट में। कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट इन साउदर्न आंध्र प्रदेश, ना कि वेस्टर्न घाट।
सो वेस्टर्न घाट नहीं है। थर्ड भी हमारा क्या है, रॉन्ग। तीनों की तीनों हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। हमारा आंसर क्या पूछा है, करेक्ट कौन सी, कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इज अवर राइट आंसर। नो डाउट ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अभी तक हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन नंबर 10th विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट एंड कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 3 स्टेटमेंट्स पूछी है, हमें पूछा है करेक्ट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनता है। देन ये हमारा नॉर्थ टू वेस्ट, देन ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट। इन्होंने कौन सा पूछा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। सिलचार असम से लेके है पोरबंदर तक, लेकिन ये बोल रहे हैं कि डिब्रूगढ़ असम और सूरत को कनेक्ट करता है। नो, हमारा फर्स्ट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देख लेना आपकी नॉर्थ साउथ किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर कन्याकुमारी, क्या पता नेक्स्ट बार पूछे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या ये वाले, ठीक है। इन चारों आर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। देन सेकंड, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरहे इन मणिपुर। ये हमारा ट्राइलेटरल हाईवे कहाँ कहाँ है, इंडिया, देन म्यांमार और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और मोरे मणिपुर इंडिया को कनेक्ट करता है किसके साथ, मायसोर थाईलैंड, नाट की चेंग माई इन थाईलैंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने ये प्लेस गलत दी है इधर, ठीक है। देखना ये पहले प्लेस से ही क्वेश्चन गलत हो गया। देन थर्ड पूरे हैं, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कनेक्ट करता है वाराणसी उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। देखो ये रूट इंडिया, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार, ये किसको कनेक्ट करता है, इंडिया में है कोलकाता और चाइना में है कुनमिंग, ना कि उत्तर प्रदेश वाराणसी। थर्ड भी हमारा है रॉन्ग। तो कितने करेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इज अवर राइट आंसर। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मोइसोत को कनेक्ट करता है, डस नॉट कनेक्ट चैंग मा थाईलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स, इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, डिपेंड्स ऑन कोल, किस पे डिपेंड करता है, कोल पे, फॉर मोस्ट ऑफ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। यस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इंडिया अभी भी किस पे डिपेंड करता है, कोल पे, जबकि हमारे पास यूरेनियम के बहुत सारी डिपॉजिट्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट। देन यूरेनियम इनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ at least 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, हमें सिर्फ कितना चाहिए होता है, 3 to 5% अगर हम इनरिच कर दें यूरेनियम को तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनरिचमेंट क्या होता है कि हमारे पास यूरेनियम जो अवेलेबल होता है वो होता है यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है उसको, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है वो चाहिए हमें यूरेनियम 235, ठीक है। तो ये है हमारे जो ग्रीन में दिख रहा है, ये हमारे पास यूरेनियम 238, ब्लू कलर में जो वायलेट कलर में दिख रहा है ये हमारा यूरेनियम 235, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनरिच, मतलब यूरेनियम 235 के हम और एटम्स इसमें ऐड करते जाएंगे, किसमें, यूरेनियम 238 में, ठीक है। तो कितनी इनरिच समझ आ गई आपको इनरिचमेंट की, तो कितनी इनरिचमेंट हमें चाहिए होती है, 3 to 5%। अगर हम एटलीस्ट 60% इनरिचमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो अगर हमें रिसर्च रिएक्टर के लिए कितनी परसेंट चाहिए होती है, 20% इनरिचमेंट, ठीक है। 90% इनरिचमेंट के लिए से हम क्या बना सकते हैं, वेपन्स। सो हमारा सेकंड है रॉन्ग, क्योंकि 60% नहीं, हमारा 3 और 5% अगर इनरिचमेंट होगी तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है करेक्ट और सेकंड है इनकरेक्ट, सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट 1, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। यस, मार्सुपियल्स क्या होते हैं, वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट नहीं होते, अमेरिका में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जैसे कंगारू, ठीक है। हमारी फर्स्ट है राइट स्टेटमेंट। देन मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रीडेटर। बोले सिर्फ ग्रासलैंड्स में ही ये रहते हैं, नो, ये हमारे फॉरेस्ट में भी रहते हैं, डेजर्ट एरिया में भी रह सकते हैं, वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स होते हैं इनके, ना कि सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सो सी इज अवर राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। और भी हमारे होते हैं मार्सुपियल्स, जैसे नुम्बैट, क्वेका, कोयला, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको और लग सकती थी लेकिन ये और है नहीं, ये हमारी राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। ओनली से आप इसको गलत कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती हैं? जैसे हमारे इंडिया है, ठीक है, यहाँ हमारी नेटिव स्पीसीज होंगी प्लांट्स की, तो हम कोई अमेरिका से एक स्पीसीज लेके आते हैं, तो उस स्पीसीज को हम, प्लांट की स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पीसीज। ये हमारे लिए, हमारी जो नेटिव स्पीसीज के लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं और कभी कभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप ये डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज डाटाबेस कलेक्ट करता है, बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आती है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है IUCN इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग फोना, ठीक है, इनमें से लाइन टेल्ड मैकागो दिया है, मालाबार सिबिट दिया है और सांबर डियर दिया है। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल क्या होते हैं? जो रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, ठीक है, या फिर मोस्ट एक्टिव होते हैं सनसेट के बाद। तो इनमें से कौन कौन सा है? देखो, ये है हमारा लाइन टेल्ड मैकाओ, ये लग रहा है ना आपको एक मंकी, तो मंकी कब एक्टिव होते हैं? डे के टाइम, ना कि रात के टाइम। तो फर्स्ट तो हमारा नॉक्टर्नल नहीं हो सकता। देन मालाबार सिबिट, मालाबार सिबिट क्या है? ये कैट, लग रहा है पीछे, लग रहा है अंधेरा अंधेरा, ठीक है, तो ये हमारा अंधेरे में ही एक्टिव होती है, तो हमारा क्या है? नॉक्टर्नल है, ठीक है। देन सांबर डियर, सांबर डियर है हमारे ये, और ये एक्टिव होता है शाम के टाइम आफ्टर सनसेट। तो थर्ड भी हमारा क्या है? करेक्ट। तो कितने कितने हैं? हाउ मैनी? ओनली 2, वी इज अवर राइट आंसर। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों के आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है। तो तीनों का आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग organisms perform behavioural dance for others of their need to indicate the direction and distance to a source of their food। तो ये तो सबको पता है कि वैगल डांस जो फेमस है वो कौन है? हमारी हनी बीज, ठीक है। ये किसके लिए करती हैं? ताकि वो लोकेशन बता सकें। तो दूसरी हनी बीज है, सोर्स क्या है, वाटर क्या है, ठीक है, फूड की जो लोकेशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यस, हो सकती है, हमें पता है मशरूम्स की तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारा एक क्या है? करेक्ट। सम मशरूम्स है साइक्लो एक्टिव प्रॉपर्टीज। हाँ, हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कोई भी ऐसा मशरूम नहीं होगा जिसकी साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। 2 भी हमारा क्या? करेक्ट। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। यस, कुछ इंसेक्ट्स को मारने के काम भी आ सकती है मशरूम्स, ठीक है। तो थर्ड भी हमारा क्या है? करेक्ट। फोर्थ, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टीज। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कि लाइट को इल्यूमिनेट करना। तो ये हमारे यहाँ कुछ मशरूम्स जो क्या करते हैं? ग्लो करते हैं इन दी डार्क, जैसे कि ओम्फोलोटस इल्यूडेंस, ठीक है। तो आप इनके नेम पढ़ सकते हैं। तो ये भी होती है। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ऑल आर करेक्ट, डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने पूछा हमें करेक्ट, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आते ना, फिर भी आप इनको चारों के चारों को करेक्ट मार्क करके भी आ सकते हो, क्योंकि ये करेक्ट हो ही सकते, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई मशरूम की वाली प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, या साइको एक्टिव नहीं होंगे, या इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज नहीं होगी, या बायोलुमिनिसेंट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो ठीक है, तो डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्वेरल, ठीक है। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, करेक्ट आंसर पूछा है। दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। सो दिस इज अवर रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि वो नेस्ट नहीं बनाते हैं ग्राउंड में। एक्चुअली जो इंडियन स्क्वेरल्स होती हैं वो ट्रीज पे रहती हैं, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स सीड्स इन द ग्राउंड। यस, इंडियन स्क्वेरल्स क्या करती हैं? अपना फूड को स्टोर करती हैं। क्यों? ताकि जब फूड की स्कार्सिटी हो जाए तो वो तब इन फूड को जो स्टोर्ड है उसको यूज़ कर सकें। सो सेकंड इज अवर राइट आंसर। देन दे आर ओमनीवोरस। यस, ओमनीवोरस होती है हमारी इंडियन स्क्वेरल्स। जैसे मोस्ट कॉमनली जो हमारी इंडिया में स्क्वेरल पाई जाती है वो कौन सी है? इंडियन पाम स्क्वेरल, ठीक है। वो क्या प्लांट्स को भी ईट करती है और एनिमल्स को भी ईट करती है। तो 2 और 3, तो हमारी कितने स्टेटमेंट्स राइट हैं? 2, वी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी है, ठीक है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया जैसे हमारा पीछे था सम मशरूम्स, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से अबव ग्रो नहीं कर सकता होगा? करते हैं ग्रो, जैसे। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल पायरोडिक्टियम
अकुलेटम, ठीक है, ये 121 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है, तो ये हमारा राइट आंसर। देन सेकंड, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन्वायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यस, जो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्रोफिलिस और क्रायोफिलिस। कहाँ पाए जाते हैं, जो कोल्ड इन्वायरमेंट होता है हमारा आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। दिस इज अवर राइट स्टेटमेंट। देन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विद पीएच बिलो 3। यस, और उनको हम बोलते हैं एस्टोफाइल्स, और 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्सट्रीम एक्सीडोफाइल्स, जो कि पीएच लेवल उनकी 3 से भी लेस होती है, और एक होते हैं मॉडरेट एस्टोफाइल्स जो ग्रो करते हैं टेम्परेचर जिसकी की पीएच वैल्यू कितनी होती है, बिटवीन 3 and 5। सो 3 इज अवर आल्सो राइट स्टेटमेंट। आंसर इज सी, ऑल 3। सो जो सम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप ना ऑल 3 करके ही आए करो। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, स्टिक टूल बनाता है विद द स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल ऑफ द ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। तो वो कौन सा है, ओरेंगुटन, ठीक है, वी इज अवर राइट आंसर। ये है हमारे ओरेंगुटन्स, ठीक है, ये होते हैं ना ह्यूमन जैसे ही थोड़े, ठीक है, तो ये स्पीसीज होते हैं। अब या फिशिंग कैट, ये देख सकते हो, ये कैट्स होती हैं जो कि क्या किसको ईट करती हैं, फिश को ईट करती हैं। देन अटर हमारा क्या होता है, ये हमारा अटर, ये है हमारा स्लॉथ वियर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग इन द मेकिंग ऑफ हाउ मैनी ऑफ द अबव हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड। ठीक है, इन चारों में से किस किस को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज करे जाते हैं, तो किस किस में करे जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फोम ब्लोइंग एजेंट्स में भी करे जाते हैं, एरोसोल्स में भी करे जाते हैं, देन फायर सप्रेशन में भी करे जाते हैं, और लुब्रिकेंट्स में भी करे जाते हैं। तो आंसर क्या है इसका, डी, ऑल 4। तो अब हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 1 से 10 तक थे हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस, 11 से 20 तक थे हमारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 दी है, स्टेटमेंट 2 दी है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, इंटरेस्ट इनकम कहाँ से जो जनरेट होती है, फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स, को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, वो क्या होती है, एग्जम्प्टेड होती है फ्रॉम द टैक्स, बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं है, ये दोनों इसकी जो इनकम जनरेट होती है और डिविडेंड दोनों क्या हमारे टैक्सेबल हैं। ठीक है, तो टैक्स लगता है। फर्स्ट हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड, ये जो हमारा इनविट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज बारोरर्स अंडर दी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यस, ये आप रीड कर सकते हैं इधर, ये राइट स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, इनविट्स क्या होते हैं जी, पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, व्हीकल सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स विच वर इंट्रोड्यूस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में। ठीक है, तो इसको आप पास करके रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट। कोरोना के बाद में क्या हुआ था, मैनी सेंट्रल बैंक्स, जो वर्ल्ड वाइड के जो सेंट्रल बैंक्स, जैसे हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, हैज़ कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट्स हाइक। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, राइज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा है करेक्ट। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई बड़ी हो गई थी, तो मार्केट से हमें क्या करना था, जो मनी थी उसको निकालना था, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया गया था, हाई। देन सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी है उनकी, वो काउंटर एक्ट कर सकते हैं, जो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस जो राइज कर रहे हैं उसको कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं सेंट्रल बैंक, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। यस, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। क्यों करे थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट हाइक करना भी किसका एक पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी राइट है, और सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए इज अवर राइट आंसर। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे कितने टूल्स होते हैं इसमें, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन सा आता है, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रेशियोज, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएसन, कंज्यूमर क्रेडिट, पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन।
Question number 23. Consider the following statements. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight of climate change. अगर हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट लड़नी है तो बेस्ट हमारे पास टूल कौन सा है? कार्बन मार्केट. अब कार्बन मार्केट क्या होता है? जैसे ये हमारी क्या है, एक थ्रेश होल्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस गैसेज को इमिट नहीं कर सकती. अब हमारे पास एक इंडस्ट्री बी है और इंडस्ट्री ए है. ठीक है, इस बी ने क्या करा, ग्रीन हाउस गैसेस इस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम प्रोड्यूस करी और इसने क्या करा, ज़्यादा प्रोड्यूस करी. तो इसके पास हो गया कार्बन क्रेडिट और इसके पास कमी है, तो इसने क्या करना पड़ेगा, अब कंपनी बी से कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया है एक थ्रेश होल्ड लिमिट से. तो जहाँ पे बाय एंड सेल करी जाती है कार्बन क्रेडिट्स की, उसको बोलते हैं हम कार्बन मार्केट. अब इस कार्बन मार्केट से क्या होता है कि जिसने ज़्यादा प्रोड्यूस करा है ना, तो उसको भी लगेगा यार कि मैं बहुत लॉस में जा रही है मेरी कंपनी, तो वो क्या करेगा, फिर कम करने की प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस. इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज अवर राइट स्टेटमेंट. देन सेकंड, कार्बन मार्केट्स क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं जो रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट. यस, जो गेन होता है ना वो कहाँ चला जाता है, फिर स्टेट की तरफ जाता है, मतलब गवर्नमेंट्स को जाता है. ये भी हमारी क्या है, राइट स्टेटमेंट. लेकिन क्या इसके लिए ये कार्बन मार्केट का कंसेप्ट लाया गया है कि जो रेवेन्यू है वो स्टेट को जाए? नो, इसका मेन मकसद क्या है कि क्लाइमेट चेंज को हमने रोकना है. ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स राइट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो वी इज अवर राइट आंसर. हमारे 2015 पेरिस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग विद इन कितने रखनी है, 2 डिग्री सेल्सियस रखनी है. आइडली नो मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 to 50 डिग्री ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द स्टरलाइजेशन. ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या होती है, एक्शंस लेने हैं आरबीआई ने टू न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशंस ऑन द डोमेस्टिक मनी सप्लाई पे. जो फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक्शंस लेती है उसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर जाते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग और सेल करना है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस. अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, शिफ्टिंग पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट्स, एडजस्टिंग क्रेडिट कंडीशंस टू मैनेज लिक्विडिटी. क्वेश्चन नंबर 25. कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स. ठीक है, 4 दिए हैं और हमें पूछा है कि कौन कौन सी कैपिटल मार्केट में आती है. अभी हमारे पास 2 टाइप्स की मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट होती है, वियर द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर वॉट एंड सोल्ड. ठीक है, और मनी मार्केट कहाँ क्या कौन सी होती है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज को बाई करा जाता है या सोल्ड करा जाता है. ठीक है, तो इसमें कैपिटल मार्केट में हमारी कौन कौन सी आती है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आती है और स्टॉक मार्केट आती है. ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट क्या, जहाँ शेयर्स को क्या करा जाता है, ट्रेड करा जाता है. ठीक है, ये भी क्या हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मार्केट. स्टॉक मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन जो ट्रेजरी बिल है ये शॉर्ट टर्म डेब्ट है. ठीक है, और जो हमारी कॉल मनी मार्केट है ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट्स को ओवरनाइट के लिए. तो हमारी कितनी है, ओनली 2, 1 and 2. बी इज अवर राइट आंसर. कॉल मनी और ट्रेजरी बिल क्या है, हमारी मनी मार्केट्स. सो इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लेना अपने स्टैटिक पोर्शन से. क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड. स्मॉल फार्मर मतलब कि फ्यू नंबर होगा फार्मर्स का और फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड होगी. ठीक है, तो इसका अगर आप चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा बी. ठीक है, क्या होता है कि एक कलेक्टिव एक्शन मॉडल है जहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स इन स्पेसिफिक एरिया ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स में और पूल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, सिंक्रोनाइज एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड मैनेज सर्टन फार्मिंग एक्टिविटीज कलेक्टिवली. ठीक है, क्यों, ताकि अचीव कर सकें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड इंक्रीजिंग देयर बार्गेनिंग पावर इन द सप्लाई चेन. क्वेश्चन नंबर 27. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स
मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, ये होते हैं नाइजर सीड्स, ठीक है, इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। यस, देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 2024-25 जो कि खरीफ फसल है एक, ठीक है, उसका उन्होंने इंक्रीज कर दिया है 8717 पर क्विंटल कर दिया, जबकि पहले कितना था 7734। इसका मतलब कि देती है, ठीक है। फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट, एमएसपी हमारी गवर्नमेंट नाइजर सीड्स के लिए देती है। देन नाइजर सीड क्या खरीफ क्रॉप है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड फॉर कुकिंग, तो करते होंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ट्राइबल पीपल नहीं यूज करता होगा। इसको तो सीधा सीधा करेक्ट कर देना। तो हमारी कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ऑल आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट डी सी इज अवर राइट आंसर। Question number 28. Consider the investments in the following assets. How many of the above are considered intangible investment? Intangible investment कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि वैल्यू तो होल्ड करती है लेकिन नॉट टेंजिबल होती, मतलब उनकी हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी होती है? वो ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन, कोई ब्रांड है, ठीक है, अगर कोई ब्रांड है तो उसकी वैल्यू ऐसे ही इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, किसी ने कोई खुद रिसर्च से कुछ चीज़ डेवलप करी है, ठीक है, तो उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कस्टमर की लिस्ट है, इसको अभी न्यू इंक्लूड करा गया है, ठीक है। तो हमारी 1, 3 and 4, 3 इज अवर, सी इज अवर राइट आंसर। इन्वेंट्री क्या होती है? कोई स्टॉक, जैसे हमारे पास कोई शॉप है, किसकी? कपड़ों की शॉप है, ठीक, तो क्लोथ क्या होगा वहाँ पे? इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो इन्वेंट्री उसको हम टच कर सकते हैं ना क्लॉथ को, तो टच इन्होंने बोला नॉन टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है, ना कि टेंजिबल। तो सेकंड क्या था हमारा? 2 क्या हमारा? टेंजिबल एसिड। सी इज अवर राइट आंसर। पढ़ लेना इसको, ठीक है। क्यों? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट से क्या होता है? वैल्यू इंक्रीज होती है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है और ग्रोथ होती है कंपनीज और इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, किसको? इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट को। क्वेश्चन नंबर 29. कंसीडर द फॉलोइंग, 5 दिए हमें। फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स devolution the 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया? इनमें से, इन 5 में से किस किस का क्राइटेरिया यूज करा गया 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा? अदर देन पॉपुलेशन एरिया, ये तो एक क्राइटेरिया है ही है, ठीक है। इनकम भी एक क्राइटेरिया है। इन दोनों को छोड़ के और कौन कौन से इनमें से क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन क्या है? आर्टिकल 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जिसको कि प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 years, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट करा गया था? नवंबर 2017 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ NK सिंह, ठीक है, फॉर द ईयर 2021-22 तो 25-26। तो 26 से आगे हमारा 16th फाइनेंस कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मुझे उसके चेयरमैन का नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में। फॉर हॉरिजेंटल डेवल्यूशन किस किस को वेटेज दी गई है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, इनकम तो उन्होंने खुद बता दिया है, पॉपुलेशन एंड एरिया भी बता दिया, देन फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है, एंड टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स हैं। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल डेफिसिट। गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं है। कितने हमारे पास? 3, ठीक है। सो कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स, वर्टिकल डेवल्यूशन एंड हॉरिजेंटल डेवल्यूशन। वर्टिकल डेवल्यूशन क्या होती है? यूनियन टू स्टेट, एंड हॉरिजेंटल होती है बिटवीन द स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 30. कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स दिए हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। In how many of the above does JU and OPS sustainable investments in infrastructure and innovation initiative focus for its इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस करते हैं? इन चारों में से कौन कौन सा है, ठीक है, एरिया है वो? तो वो है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हेल्थ केयर नहीं है। 1, 2 and 4, सी इज अवर राइट आंसर, ओनली 3। तो ये आप रीड कर सकते हैं। सो 21 to 30 हमने करे इकोनॉमी के क्वेश्चन। अभी 31 to हमारे 40 तक है पॉलिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31. इन असेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? इन चारों में से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी,
फेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए। लॉ की जो एप्लीकेशन है, अप्लाई है, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फेयर मैनर में, ठीक है। तो द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है हमारा, इंश्योर हो कि नो वन कैन बी पुनिश्ड और सफर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस दे हैव वायलेटेड ए स्पेसिफिक लॉ। जब तक वो कोई भी स्पेसिफिक लॉ को वायलेट नहीं करा जाता तब तक उसको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई भी पुनिश नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्स दैट लॉ मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। सो आप ना पास करके इसको एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया prisons means jails are managed by state government with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons। yes, जो prisons है वो क्या हमारा state subject है under the state list ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट राइट स्टेटमेंट है। देन सेकेंड, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाई द प्रिजन्स एक्ट 1894 के एक्ट से ही इसको गवर्न करा जाता है, विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैसे उस टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर थी प्रिजन्स और अब क्या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स करता है, ठीक है। तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट। एंड सेकंड क्या है हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए इज अवर राइट आंसर। मॉडल प्रिजन्स को एक्ट 2023 जो प्रिजन्स एक्ट है हमारा 1894 130 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो इसमें अभी अमेंडमेंट्स करी गई हैं और ये काम हमने किसको दिया था, BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें किस किस पे फोकस करा गया है, गैप्स हैं जो उनको कम करना है, प्रोविजंस बनाने हैं पैरोल पे, फरलो, मिशन टू प्रिजनर्स टू इनकरेज गुड कंडक्ट, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स, फोकस ऑन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। क्या है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस। जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो सी आपके पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लिमिट करता है पावर। देखो अगर आप फर्स्ट को पढ़ोगे ये भी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है इसका फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉस, नो, ठीक है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट, नो। देन इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 34, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights। fundamental rights की जो judicial interpretations करी गई थी उसको overcome करने के लिए कौन से constitutional amendment को enact करा गया था। तो इसका जो right answer है वो है A, first amendment, ठीक है। first amendment में क्या था, significant piece of legislation made several key changes to the Indian constitution, primarily focuses on fundamental rights and सोशल जस्टिस, ठीक है। तो एक है लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन है दैट एड्रेस प्रैक्टिकल इश्यूज अराइजिज, जो कि इशू कब अराइज हुए थे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, ठीक है। फैसिलिटेट लैंड रिफॉर्म्स, एम्पावर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट एफर्मेटिव एक्शन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, और प्रमोट करेंगे सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस वाइल इंश्योरिंग द कंटिन्यूड वैलिडिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉज। सो ए इज अवर राइट आंसर। Question number 35, consider the following organizational bodies in India, how many of the above are constitutional bodies हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से तो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338B, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन भी नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन भी नहीं है, ठीक है। तो कितनी हमारी, सिर्फ ओनली ए इज अवर राइट आंसर, ओनली 1। तो इनको आप रीड कर लेना। चांसेस हैं क्या पता 2025 वाले क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, लेकिन उसमें ऑप्शंस अलग अलग हों। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले ये ओरिजिनली क्या थी, ये भी पूछ सकते हैं कि ओरिजिनली क्या स्टैट्यूटरी बॉडी थी। यस, 1993 में एस्टेब्लिश हुई थी। कौन से एक्ट से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट करा गया था, ठीक है, अंडर आर्टिकल 338B। मेन वर्क क्या है कमीशन का, टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइस एक्टिवली ऑन सोशल
and economic development of the socially backward classes OBCs along with evaluating the progress of their development. Question number 36. Consider the following statements. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, अगर Supreme Court of India किसी भी अगर प्रेसिडेंट को इलेक्ट हुआ है 1-2 साल के बाद उसके जो इलेक्शन है उसको क्या कर देती है, डिक्लेयर कर देती है कि ये नल एंड वाइड है, ठीक है. देन जितने भी एक्ट्स जो डन करे हैं उस प्रेसिडेंट ने 1-2 साल में, ठीक है, ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, देन क्या होगा, बिफोर द डेट ऑफ द डिसीजन बिकम्स इनवैलिड. क्या वो इनवैलिड हो जाएंगे सारे के सारे वर्क? नो, वो वैलिड रहेंगे. तो ये बोल रहे हैं इनवैलिड हो जाएंगे, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट. देन इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर इलेक्शन हो रही है तो उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं on the ground that legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to be taken place. मतलब कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई है तो प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन को क्या करते हैं, पोस्टपोन. लेकिन ऐसा कोई भी हमारे पास रीज़न नहीं होता, कोई भी ग्राउंड नहीं है, ठीक है. तो ये भी हमारी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट. देन व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट विद इन विच ही हैज़ टू डिक्लेयर हिज हर असेंट. क्या टाइम फ्रेम दिया गया है कि ये जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो क्या प्रेसिडेंट के पास ये विद इन कोई टाइम लिमिट है कि उनके उसको इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपना कंसेंट देना है? नो, कोई भी लिमिट ऐसी नहीं है टाइम की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये भी हमारी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम लिमिट है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है. तो कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? कोई भी नहीं है. डी इज अवर राइट आंसर, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 37. इसको पढ़ने से पहले आप इसको रीड कर लो, ठीक है. मनी विल होता है, एक होते हैं हमारे पास फाइनेंशियल विल. फाइनेंशियल विल क्या होते हैं, 2 टाइप के. मनी विल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट करा जाता है. फाइनेंशियल विल जो फर्स्ट है वो लोकसभा में और सेकंड वाला लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी, ठीक है. और सारे के सारे मिनिस्टर करते हैं. देन राज्यसभा जो वो फाइनेंस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ वो रिकमेंडेशन दे सकती है, ना ही रिजेक्ट कर सकती है, ना ही अमेंड कर सकती है, ठीक है. और अपने पास कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए रख सकती है, 14 डेज के लिए. सो अभी बढ़ो स्टेटमेंट्स. व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, जब लोकसभा राज्यसभा को फाइनेंस बिल ट्रांसमिट करती है तो इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. यस, आपने भी देखा कि फाइनेंस बिल के केस में रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, राइट. देन व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल, अब मनी बिल का केस आ गया, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट, इट ओनली मेक रिकमेंडेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया. देन थर्ड, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, देयर इज नो जॉइंट सीटिंग फॉर द मनी बिल, यस, बट ए जॉइंट सीटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल. यस, मनी बिल के केस में कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं है, लेकिन फाइनेंस बिल के केस में क्या है, जॉइंट सीटिंग है. थर्ड भी हमारी है राइट स्टेटमेंट. आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी. ऑल 3 आर करेक्ट. आप रीड कर लेना इसको. Consider the following statement. Question number 38. Once the central government notify an area as a community reserve और community reserve central government किसी भी area को declare कर देती है, then the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. उस forest का governing authority हो जाता है. नहीं, कौन होती है, जो विलेज की असेंबली होती है वो होती है गवर्निंग अथॉरिटी, ना कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. देन हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया. यस, हंटिंग अलाउ नहीं होती है. पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. यस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अलाउ करते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को नहीं कर सकते, ठीक है. तो ये हमारा है राइट, क्योंकि नॉन टिम्बर है. देन पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल में जूम कल्टीवेशन भी आ जाती है, ठीक है. तो जूम का आपको पता होगा कौन सी एग्रीकल्चर होती है, ठीक है. तो ये हमारा है रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है. देन कितनी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, 2 and 3, ओनली 2. बी इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39. जैसे हमारा अभी कम्युनिटी रिजर्व का था, वैसे शेड्यूल एरिया पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है. तो इसमें क्या है, विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल ट्राइब टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है नोटिफाई. यस, कोई भी एरिया शेड्यूल एरिया कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, अंडर आर्टिकल 244 5th शेड्यूल में, ठीक है.
देन द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अगर बनाना है शेड्यूल एरिया का तो वो होता है डिस्ट्रिक्ट। सबसे बड़ा अगर डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट को हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोविंस को नहीं, ठीक है। और लोएस्ट का क्या होता है, ब्लॉक। 2 भी हमारा है राइट स्टेटमेंट। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट में हम शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर रहे हैं उसके जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो सबमिट करेंगे एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री को ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। नो, चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, ये गवर्नर होते हैं उस स्टेट के, वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है रॉन्ग स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2, बी इज अवर राइट आंसर। Question number 40. Consider the following statements. The Supreme Court of India has held that in some judgments that the reservation policies जो कि बनाई गई हैं अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया would limited by आर्टिकल 335, ठीक है। 16(4) क्या बोलते हैं कि हम रिजर्वेशंस अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट में दे सकते हैं, ठीक है, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है, अंडर आर्टिकल 335। वो क्या बोलता है कि शेड्यूल मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स को भी कंसीडरेशन में लेना है, ठीक है। तो विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है राइट स्टेटमेंट। देन आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नो, एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन नहीं करा है, सिर्फ इन्होंने बोला है कि मेंटेन करनी है एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग। राइट आंसर क्या हो गया इसका, हमारा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो हमारे अभी 31 to 40 तक जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए। अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 41 से एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप साथ साथ में ना करते भी जाओ और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इन क्वेश्चंस में से जो 100 क्वेश्चंस हैं, इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, ठीक है। क्या आप कट ऑफ क्लियर कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है, और आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 41. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य कटाका जो कि फ्लोरिश हुआ था एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। कहाँ पे लोकेट करता है ये धन्य कटाका, जिसको कि अमरावती भी बोलते हैं, वाज ए सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट सेंटर इन एंशिएंट इंडिया लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या था, ए, आंध्रा। अभी तो आप मजे से कर रहे होंगे लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पता होता कि कहाँ पर था, ठीक है। तो कैपिटल आंध्र प्रदेश कैपिटल किसकी थी, ये धन्य कटाका सतवाहना डायनेस्टी की, ठीक है। बुद्धिस्ट टीचिंग सेंटर रहा है उस टाइम का और 2nd सेंचुरी BC के ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है, लार्ज स्तूपा है इसमें, ठीक है। अर्ली बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है ये, उसका की फीचर है, ठीक है। तो ये हमारा धन्य कटाका। तो बुद्धिस्ट के थे ना हमारे 2 सेक्ट्स, महासंघिकास एंड हीना जांच, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। देखती हूँ कि आपको कितना नॉलेज है, आपने कितनी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 42. विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन. आपको लगेगा कि स्तूपा बुद्धिस्ट ही नहीं है, लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो नॉट एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है कंसेप्ट स्तूपा, ये क्या है, बुद्धिस्ट संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है हीप और पाइल, ठीक है। उससे मतलब कि बुद्धिस्ट के पहले भी ये टर्म कंसेप्ट जो था स्तूपा का यूज करा जाता था, ठीक है। देन स्तूपा वाज जनरली ए रिपोस्ट्री ऑफ रेलिक्स. यस, बुद्धा के रेलिक्स पाए जाते हैं हर एक स्तूपा में, ठीक है। तो 2 हमारा है राइट. स्तूपा पास ए वोटिव एंड कमोमरेटिव स्ट्रक्चर इन दी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. यस, ये भी हमारा है राइट स्टेटमेंट. कितनी स्टेटमेंट्स हमारी राइट है, 2. वी इज अवर राइट आंसर. तो ये जो बुद्धिज्म वाला टॉपिक है इसको आप ना अच्छे से पढ़ के जाया करो, क्योंकि हर एक पेपर में 1 ना 2 क्वेश्चन आए होते हैं। जैसे इसमें हमारे 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देख लिए. एंशिएंट हिस्ट्री से और कोई टॉपिक करो नहीं करो, बुद्धिज्म वाला पक्का ही करना है. विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पोमपुहार एंड मुचीरी वर्ग क्या थे, ये थे पोर्ट सिटीज. ये देख सकते हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी कौन कौन से पोर्ट थे हमारे, ये है कोरकाई, ठीक है, पुहार जिसको कि कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, ठीक है, जैतन, तमरा लिप्ती, ठीक है, सोपारा, मुजरलीस, लोथल. लोथल का तो आपको पता ही था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, वी. 44. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ बट्टा किरुटल एज ए मेंशन्ड इन संगम पोएम्स. तो क्या मीनिंग होता है इसका बट्टा किरुटल का, इसका मतलब होता है
जब डिफीटेड जो किंग होता है, कोई भी किंग अगर वो डिफीट कर जाए तो वो कमिट कर देगा सुसाइड, ऐसे रिचुअल, ठीक है, बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ accompanied by those who had been close to him during his lifetime, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, डी। ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। होयसाला डायनेस्टी, ठीक है, तो इन्होंने पूछा हाउ मैनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में 700 से लेके 799 AD तक, ठीक है। तो क्या था इनका कोई नहीं, होयसला थे हमारे इस एज में, गयधवाला थे 11 to 12th CE में, ककतिया थे 12th to 14th और जाधवा हमारे थे 12th to 14। तो कोई भी हमारी ऐसी नहीं है जो कि 8th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुई हो, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, नन ऑफ द अबव। 46, विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। लिटरेरी वर्क दिए हैं और हमें आथर दिए हैं। देवी चंद्रगुप्ता किसने लिखी थी, क्या बिल्हाना ने लिखी थी, नो, ये लिखी थी हमारी विशाखा दत्ता ने, ठीक है। देन हमीरा महाकाव्य, ये किसने लिखा था, न्याय चंद्रा सूरी ने ही लिखा था, ठीक है। देन मिलिंदा पन्हा, ये तो सभी को पता है, नागर अर्जुना नहीं है, इसका नागसेना, ठीक है। देन ये भी हमारी है रॉन्ग। देन 4th नीति वाक्य अमृता, ये लिखी थी हमारी सोमादेवा सूरी ने, ठीक है। तो कितने हमारे करेक्टली मैच्ड पेयर हैं, 2, बी इज अवर राइट आंसर। 47, souls are not only the property of animals and plants life but also soul रॉक में भी होती है, रनिंग वाटर में भी होती है, मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड एज ए लिविंग बट अदर रिलीजियस सेक्ट। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, ये हम सभी को पता है, ये किसकी स्टेटमेंट है, हमारी जैन रिलीजन की, ठीक है। तो वी इज अवर राइट आंसर। तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से रीड करके जाया करो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम, बिल्ड करा था अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्विडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग थी फ्रॉम द रिवर टू कैपिटल सिटी तक। तो कौन सा हमारा रूलर था, वो थे हमारे देवराय 1, एज अवर राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है कैपिटल सिटी में उसको रिजॉल्व करा जाए, ठीक है, और इरीगेट करा जाए जो नेबरिंग फील्ड्स हैं, ठीक है। तो कैनाल ने कितना इंक्रीज करा था रेवेन्यू, 3,50,000 पैराडोअस। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, इनमें से कौन सा रूलर है मेडिवल गुजरात का, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, जिसने कि सरेंडर कर दिया था दीव, दमन एंड दीव है ना, उसमें से जो दीव आइलैंड है वो पोर्तुगीज को दे दिया था। तो इसका राइट आंसर है बहादुर शाह। इन 1535 में बहादुर शाह ने साइन करी थी ट्रीटी विद पोर्तुगीज और सरेंडर कर दिया था ड्यू टू देम। इन रिटर्न पोर्तुगीज क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे मिलिट्री असिस्टेंट टू बहादुर शाह, किसके अगेंस्ट में, ताकि मुगल एम्पायर से बहादुर शाह को बचाया जा सके। दिस एग्रीमेंट मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट पोर्तुगीज फुट होल्ड ऑन द गुजरात कोस्ट में भी पोर्तुगीज अपना एक फुट होल्ड परमानेंट एस्टेब्लिश कर पाए इस ट्रीटी से, ठीक है। तो कौन था, बहादुर शाह। 50, वाई विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दीजिए। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो कौन सा था हमारा, चार्टर्ड एक्ट 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर है डी। जिसने भी मेरी पॉलिटी की जो स्टेटमेंट बेस्ड मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करी है ना, उसमें मैंने ये सारे के सारे एक्ट MCQs के थ्रू बताए हैं, ठीक है, और उसमें मैंने पूरे स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चंस बनाए हैं और इतनी हेल्पफुल वीडियोस रहेंगी ना, अगर वो आपने तीनों की तीनों देख ली ना वीडियोस, तो आपको 1-2 क्वेश्चन ईजिली आप कर सकोगे, ठीक है, पॉलिटी में। तो आप जरूर उसको देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी जननी सुरक्षा योजना। ये क्या है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इट इज़ ए सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। लेकिन इन्होंने फर्स्ट स्टेट में क्या दिया है कि जननी सुरक्षा योजना इज ए सेफगार्ड मदरहुड इंटरवेंशन अंडर स्टेट हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, येस, लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो हमारी सेकंड क्या है, राइट स्टेटमेंट। देन
Its aim is to promote institutional delivery among poor pregnant women. Yes, promotes institutional delivery among poor pregnant women. ठीक है, थर्ड भी हमारी है राइट स्टेटमेंट. Then fourth, its objective is to include providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. लेकिन ये जो है ये किसमें दिया जाता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंडर. All pregnant women and infants will get free treatment benefits at public health institutions including zero expenses delivery, not under जननी सुरक्षा योजना. ठीक है, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है रॉन्ग. कितनी स्टेटमेंट्स है हमारी करेक्ट? 2. बी इज अवर राइट आंसर. तो इसको आप रीड कर लेना खुद. क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस. ठीक है, विंग अंडरटेकन अंडर अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी. ये है कि 6 एसेंशियल इंटरवेंशंस हैं. ठीक है, उनमें से हमें 4 दिए हैं. क्या ये है या नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ये बोल रहे हैं इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स. लेकिन कैल्शियम की कहीं बात नहीं करी गई. ये कौन से सप्लीमेंट देने की बात कर रहे हैं? आयरन की. तो फर्स्ट हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, देन इट रन्स ए कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. ऐसी सेकेंड हमारा इंटरवेंशन है. 2 इज अवर राइट स्टेटमेंट. देन इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स. देख लो, डीवॉर्मिंग एंड बिहेवियरल चेंज. ठीक है, तो ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट. देन इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कासेस ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस. ठीक है, तो ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट. ठीक है, देख लो, इसको पढ़ लो. तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स राइट है? 3. सी इज अवर राइट आंसर. जितनी भी स्कीम्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में है उनको आप एक बार रीड कर लेना. क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्बन फाइबर्स. कार्बन फाइबर्स क्या होते हैं? जो हम कार्बन से फाइबर्स बनाते हैं. ठीक है, यस ये है. ठीक है, आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करे जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज़ करा जाता है? कार्बन फाइबर्स का. यस, ठीक है. देन कार्बन फाइबर्स आर वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. ठीक है, ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हम इनको रिसाइकल कर सकते हैं 4 टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी से. फर्स्ट, पायरोलिसिस यूजिंग हीट टू ब्रेक डाउन द रेजिन. ठीक है, देन सॉल्वोलिसिस यूजिंग सॉल्वेंट टू डिजॉल्व द रेजिन. देन मैकेनिकल में क्या करते हैं हम? ब्रेक्स करते हैं कार्बन फाइबर को इनटू स्मॉल पीसेस. देन थर्मल मीन्स यूजिंग हीट टू मेल्ट द रेजिन. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट helps to reduce the amount of waste that it produce. It also helps to conserve resources and reduce the environmental impact of manufacturing carbon fiber composites. ठीक है, तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स राइट है? ओनली ए. ए इज अवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयर बैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली. देखो ये क्या क्वेश्चन पूछता है, हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्शंस इज ए फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड. तो तीनों की तीनों जो एक्शंस है ना, इसमें एक्सेलेरोमीटर चाहिए होता है. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स. तो आप ये मैं इसका रीजन दिए हैं, इसको आप रीड कर लें. तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 55, विद रेफरेंस टू रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो इसमें क्या होता है कि बायोफिल्टर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी, supporting the health of aquatic life by facilitating the biological filtration of waste products. ठीक है, they provide a habitual beneficial bacteria that जो क्या करता है, convert करता है harmful substances like ammonia, nitrate less toxic forms नाइट्रेट्स. ठीक है, तो हमारी सेकंड है राइट स्टेटमेंट. यही लिख ले रहे हैं कि बायोफिल्टर्स कन्वर्ट करते हैं अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वाटर वेस्ट टू नाइट्रेट. ठीक है, देन और क्या काम है इसका? रिमूव करता है अनईटन फिश फूड फीड एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर और कंट्रीब्यूट करता है टू वाटर क्लियरिटी एंड ओवरऑल सिस्टम हेल्थ. तो फर्स्ट भी हमारी है राइट स्टेटमेंट. बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड. थर्ड क्या है कि बायोफिल्टर इंक्रीज करता है फास्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर. फास्फोरस नहीं इंक्रीज करता है, क्या करता है? नाइट्रेट. ठीक है, तो हमारा थर्ड क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट. कितनी राइट है? 2. बी इज अवर राइट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 56, ये हमारे चल रहे हैं अभी साइंस एंड टेक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सिफाइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्टार्स विच जो कि ब्राइट होते हैं फिर उसके बाद डिम हो जाते हैं पीरियोडिकली, ठीक है। और नेब्यूले क्या होते हैं? जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस में जो डस्ट और गैस के क्लाउड्स बने होते हैं उसको बोलते हैं नेबुला, ठीक है। और पल्सर्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, ठीक है। जो जब मैसिव स्टार्स मतलब जिनका बहुत लार्ज मास होता है उनमें फ्यूल ख़त्म हो जाता है और कोलैप्स हो जाते हैं, तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं पल्सर्स, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वन स्टेटमेंट राइट है, तो कितनी करेक्टली मैच्ड है? ओनली वन इज अवर राइट आंसर। तो इसको आप रीड कर लेना। पल्सर्स इधर से रीड कर लेना। पल्सर्स क्या होते हैं? कॉस्मिक लाइट हाउस भी बोलते हैं इनको। दे आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स दैट ब्लास्ट आउट ऑफ रेडिएशन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। तो ये है हमारा नेबुला, ठीक है, डस्ट और गैस का क्लाउड, ठीक है। ये जो ब्रेक होता है किसमें होता है? लो और मीडियम मास स्टार्स या फिर हाई मास स्टार्स, ठीक है। लो मीडियम में क्या बनता है? रेड जाइंट, और इसमें बनता है रेड सुपर जाइंट, ठीक है। देन रेड जाइंट से बनता है प्लैनेटरी न्यूबुला और वो वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और रेड सुपर जाइंट से क्या बनता है? सुपरनोवा। और हाई मास स्टार जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या फिर वेरी हाई मास में क्या बनता है? ब्लैक होल। तो सबसे कम मास होता है वाइट ड्वार्फ का, देन न्यूट्रॉन स्टार का और देन ब्लैक होल, ठीक है। तो सिफाइड्स भी आप इधर से रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री है? तो वो है जापान, ठीक है। जापान इज अवर राइट आंसर। जापान की कौन सी सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है? QZSS। और किस किस के पास है? जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का GPS है, रशिया का ग्लोनास है, चाइना का बीडू है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है और इंडिया का नेविक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लास्टिक मिसाइल, देखो सबसे पहले हमारे पास कितनी टू टाइप की मिसाइल्स होती है। एक होती है ब्लास्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल होती है जिसकी ट्रेजेक्टरी को हम किसी भी फेज पे चेंज कर सकते हैं, इनिशियल फेज पे भी कर सकते हैं और टारगेट पे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लास्टिक मिसाइल होती है वो क्या होती है? सिर्फ इनिशियल फेज में ही उसकी ट्रेजेक्टरी को हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद अगर एक बार लॉन्च हो जाएगी तो फिर वो उसी टारगेट पर जाके गिरेगी जहां पर हमने उसको लॉन्च करा है, ठीक है। सो कौन सी वाली होती है वो? क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? जिसको कि हम थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं उसकी ट्रेजेक्टरी को। और ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं? वो होती हैं आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज, ठीक है। तो इन्होंने इंटरचेंज करके दे दिया, तो हमारी फर्स्ट है रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अग्नि 5 ये नहीं होती, अग्नि 5 होती है सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होती है। और ब्रह्मोस हमारी क्या है? मीडियम रेंज की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ब्रह्मोस हमारी कौन सी है? क्रूज मिसाइल, ना कि ब्लास्टिक मिसाइल। तो ये भी हमारी क्या है? इंटरचेंज करके दी है। सेकंड हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इन्होंने पूछा करेक्ट मीन्स डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अग्नि 5 हमारी क्या है? 3 स्टेज, लेकिन सब में क्या है? सॉलिड फ्यूल्ड आता है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस हमारी क्या है? मीडियम रेंज की लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्रह्मोस क्या है? हमारी क्रूज। और अग्नि 5 हमारी क्या है? ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। तो कितनी स्टेजेस हैं? 3, ठीक है। और ब्रह्मोस को किसने बनाया है? इंडिया और रशिया ने। क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्करी पॉल्यूशन। मर्करी मीन्स Hg, मर्करी पॉल्यूशन, जिससे कि मिन्नामाटा डिजीज होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है? गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्करी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। यस, गोल्ड माइनिंग की एक्टिविटी से मर्करी पॉल्यूशन होता है, ठीक है। देन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कासिस मर्करी पॉल्यूशन। यस, देयर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू मर्करी। बोल रहे हैं कि कोई भी नॉन नहीं है हमें कि कितना सेफ लेवल होता है एक्सपोजर टू मर्करी, लेकिन सेफ लेवल कितना होता है? अगर लेस देन 0.01 mg पर मीटर क्यूब होगा तो उसमें वो हमारा सेफ लेवल है, लेकिन अगर इससे ग्रेटर देन होगा तो वो हमारा अनसेफ। तो हमारी ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये बोल रहे हैं नो नॉन सेफ लेवल, ठीक है। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 2, बी इज अवर राइट आंसर। तो इसको रीड कर लेना आप।
क्वेश्चन नंबर 60 विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, जिसपे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी शिफ्ट कर रही है, ठीक है। तो ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में हायर कार्बन प्रोड्यूस होते हैं, ब्लू हाइड्रोजन में थोड़ा सा लोअर और ग्रीन हाइड्रोजन में जीरो, ठीक है। तो ब्राउन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ग्रे यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ब्लू यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्रोड्यूस होती है उसको हम कैप्चर भी कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ था हमारा, 2022, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या है इंडिया का, नेट जीरो बाय 2070 तक। कहाँ पे लिया था हमने, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो यूके में हुई थी, जो COP26 थी, ठीक है। सो ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज ए फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, यस करा जाता है, ठीक है। देन इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन, ये तो होता ही है, ठीक है। देन इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में यूज करा जाता है टू रन व्हीकल्स, ये भी होता है। तो हमारी सी इज अवर राइट आंसर। इंडिया हमारी करंटली अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नीड्स ऐसे कितनी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। अभी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्री शेयर लैंड वाटर विद यूक्रेन। यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज पूछी हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूक्रेन की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री है, इधर तो हमारी है ही रशिया, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही है। बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्दावा है, और ये है हमारी ब्लैक सी, ठीक है। तो बल्गेरिया है, नो। सेजेक रिपब्लिक नहीं है, हंगरी है हमारा, लत्विया पता है कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। लत्विया, लुथानिया ये भी नहीं है, ठीक है, दोनों, क्योंकि ये शेयर नहीं करते हैं, ये बेलारूस के ऊपर है, ठीक है। तो रोमानिया भी ये है हमारा। तो कितनी कंट्रीज हैं, ओनली 2 इज अवर राइट आंसर। तो जितनी भी कंट्रीज न्यूज़ में होती है उनके आगे की जो आगे पीछे जो उनकी कंट्रीज होती है, उनकी नेबरिंग कंट्रीज, उनको एक बार देख के जाया करो, ठीक है। जैसे इजराइल की भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको क्या करना है, एक पढ़ के छोड़ नहीं देना, आपको चारों की चारों पढ़नी होती हैं, ठीक है। क्या पता कोई ना कोई आप एलिमिनेट कर सको, ठीक है, और आंसर तक पहुंच पाओ। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर, ठीक है, इज अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट पोल। बोल रहे हैं कि सन से जो रेस आती हैं, जितनी भी सनलाइट आती है, वो इक्वेटर पे 10 टाइम्स ज़्यादा आती है एट कंपेयर टू पोल्स। तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? नो डाउट इक्वेटर जो है रिसीव करता है मोस्ट इंसुलेशन, लेकिन वो 10 टाइम्स नहीं होता है, ठीक है, इसका जो फैक्टर है वो अलग है। देन इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट करती हैं रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, मतलब जो इंफ्रारेड रेस आ रही होती हैं उसमें 2/3 ऑफ इंसुलेशन होती है। नो, ये भी हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। इंफ्रारेड रेडिएशन मेक्स अप अबाउट 49.4% ऑफ द लाइट, ठीक है, जो रीच करती है अर्थ सरफेस बाय विजिबल लाइट कितना कंट्रीब्यूट करती है, 42.3%, ठीक है। देन इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या कर देते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं, दैट आर कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर में, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेव्स प्रेजेंट होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं इंफ्रारेड रेस को। ये हमारा है राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ पढ़ते हैं इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सोलर रेडिएशन। नो, इंफ्रारेड वेव्स अलग होती हैं और विजुअल स्पेक्ट्रम अलग होता है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा विजुअल और इंफ्रारेड का अलग स्पेक्ट्रम है। सो फोर्थ इज रॉन्ग, सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद रखो कौन से फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट, इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। नो, उधर न्यूट्रिएंट्स कैसे होंगे, देखो जिस साइल में जितनी बारिश हो रही है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे साइल में वो डीप चले जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लीच हो जाएंगी न्यूट्रिएंट्स, तो उस साइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ना कि रिच होंगे, ठीक है, प्योर इन न्यूट्रिएंट्स होंगे। फर्स्ट हमारी क्या है, रॉन्ग। देन हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कासिस डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा उस साइल में वो डिकम्पोज हो जाएगा क्यूकली। जैसे अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है तो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर का होना
मस्ट है, ठीक है। तो हमारी सेकंड है राइट स्टेटमेंट, कौन सा आंसर है हमारा राइट, डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ग्रेटर होती है विंटर में देन समर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे लैंड होती है ना वो ईजिली कूल हो जाती है और ईजिली हीट अप हो जाती है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट है रॉन्ग। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना टाइम्स होता है, 2.5 टाइम्स हायर देन होता है लैंड मास। इसलिए जो हमारा वाटर होता है वो हीट होने में और कूल होने में ज़्यादा टाइम लगाता है एज कम्पेयर टू लैंड। सेकेंड स्टेटमेंट ई राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए सीस्मोग्राफ अर्थक्वेक से क्वेश्चन आया ये। पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। जैसे पी वेव्स पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हमारी आती हैं एस वेव्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सी आती है हमारी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी आती हैं बाद में, फर्स्ट हमारी राइट। देन इन पी वेव्स जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। देखो वेव हमारी अगर सपोज करो इस तरह ट्रैवल कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो पी वेव में क्या होता है, रियर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में पार्टिकल्स मूव करते हैं। कंप्रेशन होती है जहाँ पे डेंसिटी हाई होती है और रियर फ्रैक्शन होती है जहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल्स कम होते हैं, डेंसिटी क्या होती है लो, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, ऐसे, ठीक है, इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो ये हमारा टू एंड फ्रो मोशन ही होती है वेव पार्टिकल की, ठीक है। और ऐसे वेव्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं अप एंड डाउन, यस, अप एंड फिर डाउन, नीचे पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है, राइट एंगल पर, यस राइट एंगल ही बना रहे हैं। ये अगर है हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव तो ये है पार्टिकल की डायरेक्शन, तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट से राइट, सी इज अवर राइट आंसर। पी वेव्स लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं लेकिन एस वेव्स मोर डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। पी वेव्स हर एक मीडियम में ट्रेवल करती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन ये सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। ये कंप्रेशनल होती हैं, ये डिस्प्लेसमेंट करती हैं रॉक्स एंड कोलैप्स कर देती हैं स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 66, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं इन इंडिया में, उनके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दी हैं। नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी थर्मल पावर प्लांट हमारा ऐसा नहीं होगा कि जो सी वाटर को यूज़ नहीं करता, कोई एक ना एक तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा है वो जो सी वाटर को यूज़ करता है, वो वाले जो लोकेट करते हैं नियर कोस्टल एरियाज, ठीक है। देन नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। वाटर स्ट्रेस्ड मीन्स वो वाली जहाँ पानी की कमी है, लेकिन मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, वो एग्जाम्पल किसकी है कि वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में है, ठीक है। तो जहाँ फिर दूसरा क्या है, तलचर सुपर थर्मल पावर प्लांट इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये भी हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। नन ऑफ देम ये प्राइवेटली ओन्ड। ऐसा क्या है कि कोई भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट प्राइवेटली ओन नहीं होगा, होते हैं जैसे अदानी पावर है, रिलायंस पावर है, टाटा पावर है। तो ये भी हमारी है रॉन्ग। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, नन ऑफ दी अबव। देखो अगर लिखा हो ना सम, तो सम वालों में ऑल करेक्ट आ जाते हैं और नन होगा ना तो नन में क्या हो जाता है, नन ही आंसर होता है। ये बड़ी बात देखा, हमने 3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए अभी तक, मशरूम वाला भी करा ना पहले। क्वेश्चन नंबर 67, बोल्डवचिया मेथड समटाइम्स टॉक अबाउट रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके रिलेटेड है? तो बोल्डवचिया मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड है टू मैनिपुलेट करना मॉस्किटो की पॉपुलेशन को, ताकि हम रिड्यूस कर सकें ट्रांसमिशन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेस लाइक डेंगू, जीका वायरस, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। 68, consider the following activities. How many of the above activities are often considered and discussed for कार्बन को कैप्चर करने के लिए और सिक्वेस्ट्रेशन करने के लिए? क्या होती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है कार्बन को, कहाँ पे, प्लांट्स में, सॉइल में, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में या फिर ओशंस में। इसको हम नेचुरली भी करते हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है इनमें से? स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फॉर्म लैंड एक्सटेंसिवली, ये भी होती है। इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस को इंक्रीज करना बाय एडिंग लाइम। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई जो इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, और पंप करना है उनको अबंडेंट सबटेरेनियन माइंस में इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। तो तीनों की तीनों हमारी करेक्ट, सी इज अवर राइट आंसर।
तो ये आप ना रीड कर लेना कौन कौन सी एक्टिविटीज से करा जाता है, ठीक है, कार्बन को स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 69, एरियल मेटाजिनोमिक्स वेस्ट रेफर्स टू बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे देखो कि हर एक एग्जाम में ना आई होंगी टर्म्स से क्वेश्चन, जो भी हमारी न्यूज़ में रहते हैं। तो न्यूज़ में जितनी भी टर्म्स रहती हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखा करो, ठीक है, कि ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो एरियल मेटाजिनोमिक्स क्या होता है? कलेक्ट करना है डीएनए के सैंपल्स फ्रॉम ईयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। एज अवर राइट आंसर पढ़ सकते हैं आप। टिपिकली रेफर्स टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए को, जिसको कि कलेक्ट करा जाता है फ्रॉम द ईयर, यूजली इन द फॉर्म ऑफ ईयर वॉर्न पार्टिकल्स आर एरोसोल्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द माइक्रोबियल कम्युनिटीज प्रेजेंट इन द ईयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ये फिर से टर्म है माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ए हमारा है राइट आंसर, स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फना, ठीक है। ये हमारा क्रोमोजोम से डीएनए निकाला और डीएनए को हम माइक्रोसैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट या मैक्रो सैटेलाइट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं 1 या 6 बेस पेयर्स का, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं और रैपिड डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि यूज करे जाते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 71 अभी हमारे स्टार्ट हो गए इकोनॉमिक के क्वेश्चंस, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं आर दोस्त विद इन्वेस्टमेंट जिनकी कितनी होती है प्लांट और मशीनरी में बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़, ठीक है। लेकिन ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। क्यों? देखो पहले का क्या था, हमारी इन्वेस्टमेंट की लिमिट माइक्रो में कितनी थी 1 करोड़, स्मॉल में कितनी 10 करोड़ एंड 50 करोड़, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे फिर 5 के साथ, ठीक है। लेकिन अभी जो यूनियन बजट 2025 का आया ना, उसमें क्या करा है, इन लिमिट्स को रिवाइज करा गया, ठीक है। इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है 2.5 को, ठीक है। तो कितना हो गया अभी 2.5 करोड़, ठीक है। स्मॉल के लिए 25 और मीडियम के लिए 125 करोड़, ठीक है। और इस करंट को टर्नओवर को मल्टीप्लाई कर दिया गया विद 2 के साथ, तो 10 100। अब आपको क्या करना है, ये लर्न करोगे ना उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और इसको लर्न करोगे तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। तो अभी जो रिवाइज्ड टर्नओवर लिमिट और रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो आपको लर्न करने है, ना कि पिछले वाले पुराने वाले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट है रॉन्ग। देन ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक हैं, लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई करते हैं वो अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। यस, ये हमारी है राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है वो पॉलिसी है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, टू डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट किसको देना है, उन सेक्टर को दैट में नॉट रिसीव एडिक्वेट फाइनेंस, जिनको एडिक्वेट मनी नहीं मिल रही है उन सेक्टर्स को देना है, ठीक है। तो इसमें हम MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी आता है, ठीक है। दस ऑल बैंक्स लोन्स टू MSMEs क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर्स, वी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, हमें पूछे करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या होती हैं? डिजिटल करेंसीज होती हैं जो इशू करी जाती हैं कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक मीन्स हमारा कौन है, इंडिया का RBI, ठीक है। सिमिलर होती है क्रिप्टो करेंसीज के लिए जैसे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसीज में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड करी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, और इक्विवेलेंट होती है जो कंट्री में हमारी इंडिया में जो फेड करेंसी चल रही है इस टाइम पे 100-200 नोट्स, ठीक है। तो और कंट्री विल बी एबल टू डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकती है डिजिटल करेंसीज को बिना स्विफ्ट और सिमिलर सेटलमेंट सिस्टम को यूज करे, जो कि पहले करा जाता था। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या कर देती हैं, इनको बाईपास कर देती हैं। किसको? इट इज पॉसिबल है टू मेक पेमेंट इन डिजिटल करेंसी में विदाउट यूजिंग US डॉलर या स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो हमारी ये है क्या है राइट स्टेटमेंट। देन ये डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है विद ए कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज ए टाइम फ्रेम फ्रॉम स्पेंडिंग इट, ये भी हमारी है राइट स्टेटमेंट, सी इज अवर राइट आंसर। मीन्स करेंसी कैन बी मेड टू एक्सपायर, इसलिए फोर्स करा जाता है कंज्यूमर्स को टू यूज इट अप टू ए सर्टेन डेट।
73 देखो फिर से टर्म से क्वेश्चन पूछने की बीटा क्या है, ठीक है, फाइनेंस में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर है डी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट मेजर्स दी फ्लक्चुएशंस कितनी हो रही है स्टॉक में टू चेंजेस दी इन दी ओवरऑल स्टॉक मार्केट, ठीक है, डी इज अवर राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन आया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये होते हैं इनफॉर्मल एसोसिएशंस, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, स्पेशली इसमें वुमेन्स होती हैं, ठीक है, विद जिनका सिमिलर सोशली और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका क्या होता है, सिमिलर होता है, हु कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव दियर लाइफ्स कलेक्टिवली। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 50 to 20 मेंबर्स, 15 to 20 मेंबर्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, पावर्टी रिडक्शन में हेल्प होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, जेंडर इक्वलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। कुदम श्री जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है केरला में सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ कब लिंकेज करा गया, 1990s में, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। तो अब यह देखते हैं हम स्टेटमेंट्स। दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, कौन सा बैंक था हमारा, नाबार्ड बैंक, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑफ ए ग्रुप के, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। एक जो जैसे हमारे सपोज करो 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये जो ए मेंबर है इसने लेना है लोन, तो पहले ये चारों मेंबर्स बोल लेंगे कि ठीक है आप लोन ले लो, ठीक है, तो इसका मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो हमारी क्या है, टू राइट। दी रीजनल रूरल बैंक्स और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, यस। तो कितने स्टेटमेंट्स हमारी राइट है, वी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर पे ज़्यादा फोकस करता है हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, विद, लेकिन उसकी लिमिटेड फोकस होता है किस पे, कि प्रिवेंशन करना है, जब प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन केयर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी है राइट स्टेटमेंट, इंडिया में ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। तो इन अंडर इंडिया की जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है टू हेल्थ केयर डिलीवरी, जो स्टेट्स हैं आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो 2 भी हमारा क्या है, करेक्ट, लेकिन दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नो, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वी। तो देखो हमारे प्राइमरी लेवल पे होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है। तो प्राइमरी में हमारे आते हैं 3, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सब हेल्थ सेंटर्स एंड PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देन सेकेंडरी में आते हैं हमारे 2 सब डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी हेल्थ, एंड टर्शियरी में आते हैं हमारे मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 2023 का पेपर है तो इन्होंने कौन सा पूछा है हमें, 2022 वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू, कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन। इंडिया एक्सट्रैक्ट करता है मोर देन ए क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर, ये ऐसी हमारी है राइट स्टेटमेंट, ठीक है। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर, क्यों निकालता है वो, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके हमारा इंडिया द ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन नीड्स ऑफ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो कि हमारी इंडिया में रहती है, ठीक है। 18% ही पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इस पर्पस के लिए नहीं निकाला जाता है हमारा ग्राउंड वाटर, किसके लिए निकाला जाता है, फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो हमारा सेकंड है रॉन्ग, राइट आंसर क्या है हमारा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इंडिया में कितने 600 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस करते हैं हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में, 80 to 90% जो एक्सट्रैक्ट करा जाता है ग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 है वो किस पे फोकस करती है, वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। इसको आप अभी याद रखना क्योंकि ये 2025 वाले प्रीलिम्स में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, ये फिर से पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ए ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। यस, आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 355 है वो बोलता है कि यूनियन की ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन में भी और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। फर्स्ट क्या हमारी राइट। देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जम्प्ट करता है स्टेट को फ्रॉम प्रोवाइडिंग legal counsel to a person being held for preventive detention.
देखो आर्टिकल हमारे 22 है, वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि नहीं दी जाती स्टेट्स के द्वारा लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प किन केसेस में, अगर वो क्या है एनमी एलियन है या फिर टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। सो ये हमारा है राइट, क्योंकि एग्जम्प्ट करता है, ठीक है। देन आर्टिकल 22, देन अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 जो कन्फेशन करा जाता है एक्यूज्ड के द्वारा बिफोर दी पुलिस, उसको नहीं यूज करा जाता है एज एन एविडेंस। लेकिन जो आर्टिकल सेक्शन 32 है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का, उसमें जो क्या बोलते हैं कि जो रिपील हो गया है अलाउड जो कन्फेशंस दी जाती है मेड बाय द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस ऑफिसर, जिसका रैंक क्या है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जहाँ अबव है, उसको एडमिसिबल है एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कैन नॉट यूज्ड, ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कितनी स्टेटमेंट्स हमारी राइट है? 2, वी इज अवर राइट आंसर। सो इन आर्टिकल्स को ना आप एक बार रीड कर लेना 352 से लेके 360। 78 which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife और फूड शॉर्टेज हो गई है, और न्यूज़ में थी रिसेंट पास्ट में। तो ये थी हमारी सोमालिया। सोमालिया क्या थी? 6.5 मिलियन पीपल है जो वो फेस कर रहे हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो कब से? 40 ईयर्स से, ठीक है। तो और उसके बाद 5 कंसिक्यूटिव फेल्ड रेनी सीजन्स भी हुए हैं। तो ये हमारा इंडिया की कहाँ पे है? सोमालिया, ये है सोमालिया। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन है इसके नेबरिंग कंट्रीज? डिजिबोटी, इथोपिया, केनिया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है, कौन सा सी है ये? तो देख रहे हो ज़्यादातर जो करंट में रहती है ना प्लेसेस इन न्यूज स्कीम्स, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है वो की है टू दी रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नगोया प्रोटोकॉल। यस, ये फर्स्ट हमारी राइट। आप पढ़ो, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल इन असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। वन ऑफ द ईयर की फंक्शंस इंक्लूड द अथॉरिटी टू इम्पोज कलेक्शन फी फॉर असेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन देयर जुरिडिक्शन। सेकेंड भी हमारा करेक्ट है, क्यों? देख लो, पढ़ लो। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, क्या कि डिटरमाइनिंग असेस एंड बेनिफिट शेयर करना है, जिसमें कि पावर है उनके पास टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन असेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है। और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी क्रूशियल है किसके लिए? रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके अंडर ही ये वाली कमेटी बनी है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी और नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है सी। सो आप पढ़ सकते हो कि सेक्शन 41 है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का, वो क्या बोलता है कि एवरी लोकल बॉडी वेदर रूरल में है या अर्बन में है, उसमें क्या होनी चाहिए? बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए। इसको आप रीड कर सकते हो। तो ये है मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, ठीक है। तो 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको ना आप इजिली स्किप कर दो, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट की इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं कि जो मेंबर्स, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना राज्यसभा में, ऐसे होते हैं, ठीक है। 12 मेंबर्स ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको भी वो एलिजिबल है इलेक्टोरल कॉलेज जो जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है? नहीं, वो नहीं है, ये तो हमें पता था। फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। देन कौन कौन होते हैं? हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनके नहीं होते मेंबर्स, ठीक। देन हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स होंगी तो हायर वैल्यू होगी वोट की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसे कैलकुलेट करा जाता है वोट? टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की और उसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर हायर नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स होंगी ना तो उसमें वैल्यू वोट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ना कि हायर होगी। देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नहीं, केरला के जो वैल्यू है वोट की एमएलए की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश। थर्ड भी हमारी है रॉन्ग, ठीक है। कहाँ आता होगा ये वाला स्टेटमेंट बच्चों को, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए पुडुचेरी की हायर होती है अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो कितनी राइट आंसर क्या है इसका? ए, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, देख लो। लेजिस्लेटिव असेंबली पुडुचेरी में 16 है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 8 है।
क्वेश्चन नंबर 81 विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री में अलेक्जेंडर ये कौन थे? एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिविल, जेम्स बुर्गिस एंड वाल्टर एलियट वर एसोसिएटेड विद, ये क्या थे? हमारे आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस थे। ठीक है, अगर आपको अलेक्जेंडर का पता होता आप इजिली राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 82 हमें साइट्स दी हैं और किसके लिए जानी जाती हैं, ठीक है, और करेक्टली मैच्ड कौन कौन सी है? वेशनगर क्या है? शेवाइट केव श्राइन है? नो, वेशनगर को कहाँ क्या और बोला जाता है? विदिशा, ठीक है, जहाँ बेलसा भी बोला जाता है, और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में, ठीक है, और ये कैपिटल सिटी से कितनी है? 62.5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसको देख के आपको क्या आइडिया लग रहा होगा कौन सी साइट होगी? है बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है, ना कि शेवाइट। ठीक है, देन भाजा, बाजा एक बुद्धिस्ट केव श्राइन ही है। ये आप देख सकते हो, बाजा केव्स ऑफ ग्रुप ऑफ 22 रॉक कट केव्स, ठीक है, कब? 2nd सेंचुरी बीसी, और कहाँ पे है? मुंबई और पुणे एक्सप्रेस वे में है, पुणे में। ठीक है, तो ये है हमारी भाजा केव्स। और देन सता नवासल केव्स क्या? हमारी एंशियंट जैन टेम्पल कम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको और क्या बोला जाता है? अरिवार कोविल। तो ये है हमारी सीता नवासल केव्स। इसमें इस टेम्पल में क्या क्या फीचर्स हैं? इजहादी पतम है, 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स, ठीक है। तो सीता नवसल केव्स क्या है? जैन केव श्राइन्स ही हैं। कितनी पेयर्स करेक्ट है? 2 and 3, बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एट द नेशनल हैंडलूम डे। यस, 7 अगस्त ही है। देन क्यों? क्योंकि 1905 में दैट स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च हुआ था इसी डे पे, सेम डे पे। ठीक है, तो ये भी इसका है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ए एक्सप्लेनेशन इस यही रीजन था। ठीक है, तो ए इज अवर राइट आंसर। कब डिक्लेयर करा गया था गवर्नमेंट ने? 2015 में 7 अगस्त को क्या डिक्लेयर किया गया? नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, दिस डेट कमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905 विच एनकरेज्ड द यूज करो इंडिजीनियस products, particularly handloom goods. The day aims to honor India's handloom weavers and highlight the importance of handloom industry. Question number 84. Consider the following statements in respect of the national flag of India according to the flag code of India 2002. हमें 2 statements दिए हैं। ठीक है, one of the standard sizes of the national flag of India is 600 mm into 400 mm। ठीक है, तो हाँ जब हम देखेंगे ना ये हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसी डायमेंशन नहीं है जो कि 600 into 400 हो। ठीक है, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट। देन द रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। यस, 3:2 ही है। ठीक है, तो सेकंड है हमारी ये करेक्ट। तो आंसर क्या है इसका? डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि किसको पता होती है कि क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो किसी ने भी तो ये लर्न करी नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है डी। क्वेश्चन नंबर 85 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। यस, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। 26 नवंबर को हमारा क्या हुआ था? इस दिन हमने अडॉप्ट करा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे को संविधान दिवस भी बोला जाता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट, इस दिन क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ए ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। नो, ठीक है, तो ये हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। तो राइट आंसर इसका क्या था? सी। ठीक है, तो देखो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। ठीक है, अंडर BR अम्बेडकर क्या थे उसके चेयरमैन। ठीक है, क्यों? और उनका प्राइमरी टास्क क्या था? टू स्क्रूटनाइज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव एंड प्रेजेंट ए फाइनलाइज्ड वर्जन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 86 स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। यस, अगर हम टॉप 10 में देखें तो स्विट्जरलैंड कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। तो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर तो है ही। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। नो, गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन जर्मनी। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है 7th नंबर पे। तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपको ना थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफिक में पता होना चाहिए कि
कौन से रिजर्व कौन सी कंट्री में ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम के रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पे ये हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी है करेक्ट स्टेटमेंट। देन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर दिस कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इसका ये मेन मोटिव नहीं था, उनका ये मेन मोटिव था कि डिपेंड करना है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। तो इसको हम रॉन्ग स्टेटमेंट बोलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस के हम आंसर दे रहे हैं, चाहे सी है चाहे डी है। क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। गुड्स में कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया, 3.2%? नो, इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो है 1.8%, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग। देन मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं जो इंडिया में, हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यस, वो लेती हैं एडवांटेज, ठीक है। तो हमारा ये है राइट स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? इट इज़ एन इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन वेरियस सेक्टर्स। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, ठीक है, एंड प्रमोट इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, इन्हांसिंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अब आपका क्वेश्चन होमवर्क क्या होगा कि आप मुझे बताओगे कि हम जो इंडिया है वो कितनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, कितने परसेंटेज, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे। क्वेश्चन नंबर 89, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी दैट लिमिट्स द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यस, ये हमारा है राइट स्टेटमेंट, ठीक है। देन मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। क्या ये इसका मेन इनिशिएटिव था, मेन एम था? नो, ये सोलली किस पे फोकस करता है? फिजिकल पॉलिसीज एंड पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट पे, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे, ठीक है। तो ये हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। देन इट एनेबल्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर टेक्नोलॉजीज। ये भी नहीं करता, डज नॉट मैंडेट और फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये भी हमारी है रॉन्ग स्टेटमेंट। कितनी है? 1। ए इज अवर राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि 2023 में ये न्यूज़ में था ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और आपने देखना है कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो रिसेंटली ऑल दी कंट्री, रिसेंटली मतलब 2023 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑल दी कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कंपैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। किसके लिए? माइग्रेशन के लिए। क्या था वो? ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो ये थी हमारी राइट स्टेटमेंट, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट्स क्या थे इसके? इन द जीसीएम आर वाइंडिंग ऑन द यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्रीज पे। आपने कोई ऐसी ट्रीटी सुनी है क्या जिसके कि ऑब्जेक्टिव्स ये बाइंडिंग हो, ठीक है। तो ये नहीं थी, इसको तो आप सीधा सीधा राउंड करके आते, ठीक है। तो दी जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आल्सो इन दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन को ये कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर माइग्रेशन हो रही है तो वो इसके अंडर इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी आ गई रॉन्ग स्टेटमेंट। कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली 1। ए इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स। होम गार्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उससे पहले आपको होम गार्ड का पता होना चाहिए। होम गार्ड एक वॉलेंट्री फोर्स होती है जिसको कि फर्स्ट रेस्ट करा गया था इंडिया में। कब? दिसंबर 1946 में, ठीक है। चाइनीज अग्रेशन इन 1962 के बाद स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला गया कि वो अपनी इन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करें एक यूनिफॉर्म वॉलेंट्री फोर्स में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? होम गार्ड्स, ठीक है। तो देन ये क्या करेंगे? सर्व करेंगे एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू दी पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशंस, और हेल्प करेंगे कम्युनिटी के इन एनी वे ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। जैसे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक आ गया, ठीक है। और जितने भी हमारे वाटर स्टेट्स हैं, वाटर बीइंग होम गार्ड्स
रेज करे जाएंगे ताकि वो असिस्ट कर सकें वाटर सिक्योरिटी फोर्स को। तो कितने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट है रॉन्ग। देन द रोल क्या है होम गार्ड्स का, इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। यस, ठीक है। देन टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशंस ऑन द इंटरनेशनल वाटर और कोस्टल एरियाज में द वाटर बीइंग होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। ठीक है, तो हमारी कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 2 बी इज अवर राइट आंसर। मेन मोटिव ये था कि जो हमारे वाटर एरियाज हैं जहाँ तक कि बहुत ही फेयर फ्लंग एरियाज है, जहाँ तक हमारी पुलिस फोर्स इतनी इजीली नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हीं में से वॉलंटरी कुछ लोगों को लेंगे और उनको हम वेपन्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जब इमीडिएट एक्शन करना हो तो वो उस टाइम पे एक्शन ले सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप ना स्किप कर देते बेटर था। ठीक है, क्योंकि अनऑथराइज्ड बेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, तो ये किसके अंडर दिया है, किस एक्ट के अंडर दिया है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के ही अंडर दिया गया। तो फर्स्ट है हमारी करेक्ट। ठीक है। देन नॉनली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद ए पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन इंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज, तो ये भी इसमें नहीं दिया है इंडियन एविडेंस में, ये भी हमारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में ही दिया है। ठीक है, तो ये हमारी रॉन्ग है। ठीक है। देन सेलिब्रेटरीज गन फायर विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो ये आर्म्स एक्ट में ही दिया। ठीक है, तो हमारी कितने पेयर्स करेक्ट है, 2 बी इज अवर राइट आंसर। मैं इसलिए बोल रही हूँ इसको स्किप करना बेटर है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा जो लॉ जानने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ही कर पाएंगे, बाकी तो कोई नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजंस दिए हैं जो कि न्यूज़ में थे और रीजंस दिए हैं क्यों वो न्यूज़ में थे। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्थ किवू एंड इट्यूरू। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये वाले प्लेसेस, ये प्लेसेस है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ठीक है, तो ये हमें दिए हैं गलत क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वार बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, आर्मेनिया और अजरबैजान में जो जिस प्लेस पे कन्फ्लिक्ट है उसका नाम है नगोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट है रॉन्ग। सेकेंड नगोर्नो काराबाख रीजन अभी हमने पढ़ा कहाँ है, मुंजाबिक्यू में नहीं है, अजरबैजान और आर्मेनिया में है। ठीक है, तो हम सेकेंड में हमारी है रॉन्ग। देन हिरसोन एंड जैप्रोजिया, ये कहाँ पे है हमारी, यूक्रेन में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ये वाले एरियाज। ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारे तीनों के तीनों प्लेसेस क्या दिए हैं, रॉन्ग दिए हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है डी। इसलिए जितनी भी प्लेसेस न्यूज़ में होती है ना उसको अच्छे से देख के जाओ क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, ये फ्री के नंबर होते हैं और यही डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इजराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। यस, करे हैं। ठीक है, कुछ अरब स्टेट्स के साथ क्या है, इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है। देन अरब पीस इनिशिएटिव जिसको कि मेडिएट करा था सऊदी अरेबिया ने, उसको साइन किया था क्या इजराइल और अरब लीग ने। यस, अरब लीग ने तो साइन कर ही दिया था लेकिन इजराइल ने इसको साइन नहीं करा था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये भी तो है ना न्यूज़ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया जाता है, फॉर द मोस्ट स्पेक्टाकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय द स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 ईयर्स ही हैं जिन्हों की इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस करा है उसको ही दिया जाता है। तो फर्स्ट हमारी है राइट पेयर। सेकेंड अर्जुना अवार्ड कि किसको दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, नो। लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर कौन सा है, ये है ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, अर्जुना अवार्ड क्या हमारा सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड है और ये परफॉर्म दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो कि स्पोर्ट्स और गेम्स में कराया जाता है। तो हमारा सेकंड क्या है, रॉन्ग। देन द्रोणाचार्य अवार्ड तो हमें पता है किसको दिया जाता है, जो हमारे कोचिस होते हैं, टू ऑनर एमिनेंट कोचिस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन आर टीम्स। तो थर्ड भी हमारी है राइट। क्वेश्चन नंबर 4 राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है, टू रिकॉग्नाइज द
कंट्रीब्यूशन मेड बाई स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर द रिटायरमेंट? नो, ये किसको दिया जाता है? जितने भी हमारी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे पब्लिक सेक्टर में, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स हैं, एनजीओस हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बॉडी एट द स्टेट और नेशनल लेवल हु हैव प्लेड ए विजिबल रोल इन द एरियाज ऑफ स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमारी फोर्थ है रॉन्ग। कितने पेयर्स करेक्ट हैं? 2 पेयर्स। बी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। से फिर से हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को अच्छे से देख के जाना, जो भी करंट में है इस टाइम पे न्यूज़ में स्पोर्ट्स चल रहे होंगे ना। ठीक है, तो 2022 में बोल रहे हैं कि 44th चेस ओलंपाइड क्या था? फर्स्ट टाइम हुई थी दैट चेस ओलंपाइड वाज हेल्ड इन इंडिया। यस, ठीक है। देन द ऑफिशियल मास्कॉट क्या था? इसका थम्बी था। देन ट्रॉफी जो विनिंग टीम थी इन द ओपन सेक्शन में, उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती थी? बीरा मैंचिक कप। नो, ये नहीं दी जाती थी, उसको दी जाती थी हैमिल्टन रशियल कप। ठीक है, तो हमारी थर्ड है राउंड। देन जो बोल रहे हैं कि ट्रॉफी दी जाती है जो विनिंग टीम होती है दी वुमेन सेक्शन में, उसको ये हैमिल्टन रशियल कप दिया जाता है। नो, उनको दिया जाता है बीरा मैंचिक कप। ठीक है, तो इन्होंने इंटरचेंज कर दी हैं स्टेटमेंट्स। तो हमारी जो राइट स्टेटमेंट है वो है 2। कितने पेयर्स करेक्ट हैं? बी, ओनली 2। देखो फिर से प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगर आपको ये न्यूज़ पता होती है ना ये वाली प्लेसेस, तो आप इजीली क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, 97 एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दोनबास एरिया कहाँ पे है? क्या सीरिया में है? नो, दोनबास एरिया कहाँ में हमारा? यूक्रेन में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है रॉन्ग। देन कैचिन स्टेट कहाँ पे? इथोपिया में है? नो, कैचिन स्टेट है हमारी म्यांमार में, ये भी हमारी आई रॉन्ग। टिग्रे कहाँ पे है हमारी? इथोपिया में, लेकिन ये बोल रही है नॉर्थ जर्मनी, ये भी हमारी है रॉन्ग। इसका राइट आंसर क्या आ गया? डी। सो इस टाइम पे ना जितने भी प्लेसेस न्यूज़ है उनकी एक वीडियो ना देख लेना। ठीक है, अच्छे से। 98 फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन। चड, गुनिया, माली एंड सूडान काट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? क्या हो रहा था इन सब में? क्या कॉमन था? तो इसमें हो रहे थे सक्सेसफुल कूप्स। 99 कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज। ग्रीन हाइड्रोजन पे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री? कितनी इनमें से तीनों में से कौन कौन सी इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करने में ग्रीन हाइड्रोजन हेल्प करता है? तो फर्टिलाइजर प्लांट्स भी हैं, ऑयल रिफाइनरी भी है और स्टील प्लांट्स भी है। तो इसके तीनों के तीनों आंसर राइट है। सी इज अवर राइट आंसर, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G20। G20 एक ग्रुप है, वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड हुआ था एज ए प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। जैसे आप पढ़ सकते हैं, इसी के लिए फर्स्टली ये डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में G20 वाज एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, इसको प्रमोट कर दिया गया था इन रिस्पॉन्स टू दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब G20 हैज़ प्लेड ए की रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंडास एंड कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। जैसे जो इंडिया में कब हुई थी हमारी? 2023 में हुई थी, है ना, G20 की समिट। तो ये हमारा था एक वन ऑफ द प्रायोरिटी। ठीक है, तो हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स राइट हैं। राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो मेंबर्स कौन कौन से हैं इनमें से आप देख लेना। फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली, जर्मनी, यूके और यूएसए, फिर रशिया, इनको बोलते हैं G8। देन फिर उसके बाद कौन सा आता है? अफ्रीकन यूनियन, ये न्यूली ऐड हुआ है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। ठीक है, तो जब इंडिया में समिट हुई थी तब कौन सी यूनियन ऐड हुई थी? अफ्रीकन यूनियन। 2023 में तो इंडिया ने करी थी, 2024 में किसने करी थी? ब्राज़ील में। ठीक है, 2025 वाली कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। 2026 में G20 की समिट कौन होस्ट करेगा? यूएसए। ठीक है, सो इधर होते हैं हमारे 100 के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि आपको मेरी डिस्कशन कैसे लगी यूपीएससी प्रीलिम्स सॉल्व पेपर 2023 की। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि और वीडियोस और जो 2022 वाला पेपर है, जो 2021 वाला, उनकी भी मैं ऐसे ही सॉल्व पेपर की वीडियोस लाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड करूँ। मैं यूपीएससी का जो प्रीलिम्स आने वाला है ना मई में 28, उससे पहले मैं अपलोड कर सकूँ। ठीक है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने कमेंट्स में मेरे को मोटिवेट करते हो। ठीक है,
तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना से जितना हो सके शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके प्रीलिम्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नो डाउट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हमने 2 आवर्स के विदिन कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और एग्जाम में भी हमारा टाइम कितना होता है, 2 आवर्स। तो ये तो हमारी अचीवमेंट है। सो अभी आप मुझे बताओगे कि इन 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो, ठीक है, और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है, एंड आपको ये क्वेश्चन पेपर कैसा लगा, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और इजी, ठीक है। मैं तो उसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बाय।